अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। 24 नवंबर की कॉल जो दी गई है उस पर बहुत ही हंगामा राई हो रही है। सबसे पहले तो बेलारूस का एक इंटरनेशनल वफ्द यहाँ पर आ रहा है, बहुत सी अहम शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कैपिटल सिटी यानी कि इस्लामाबाद को पुरअमन रखा जाए। वहां पर ना तो कोई इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाए, ना ही कहीं पर कंटेनर्स या कोई इस किस्म की सियासी महाजराई हो। और इस पर वजीर दाखिला बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं कि जो कोई भी इस्लामाबाद आएगा वहां पर धरना देने की या एहतजाज करने की कोशिश करेगा, जलसा जुलूस करने की कोशिश करेगा, दफा 144 के तहत उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह पैगाम दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो बड़ी एक्शन में नजर आई है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो कारोबार बरादरी है, ताजिर हैं, वो धरना देकर बैठे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, तो आप जाकर खान साहब से बात करें, कमेटी को मुज़ाकरात करें, उनसे कहा जाए कि वो इसको मजीद 10 दिन के लिए आगे कर ले। लेकिन मानी पीटीआई ने कहा है कि इनके पास एक गोल्डन चांस था कि जब मेरी जमानत मंजूर हो गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी, तो मुझे रिहा होने देते। लेकिन रिहा नहीं होने दिया, बल्कि रात के अंधेरे में अचानक से एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले तो ये हुकूमत डिसाइड कर ले कि उन पे इकट्ठे कितने मुकदमा दर्ज करने हैं, ताकि उन पर हमें पता हो कि एक फहरिस्त आ गई है। अब ये रह रह कर उनको जो मुकदमात याद आ रहे हैं, इससे मजीद उन्हीं का करैक्टर जो है वो सामने आ रहा है कि ये चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हो, बल्कि एक जानिब अंदर उनको फंसा के रखा जाए और दूसरी जानिब जो है वो अपनी हुकूमत के मजे भी लिए जाए। मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हैं और उन पर जो मुज़ाकरात थे ताजरों के, उस पर उनसे पेशरफ्त पूछी गई है कि आपने हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए हैं। पहले जरा उनका बयान सुनिए। बात तो ठीक है कि अदालत ने करना है फैसला, लेकिन किसके कहने पर करना है। बात तो यह है कि अगर इनके मुज़ाकरात हो जाते हैं तभी तो सारे मुकदमात ख़त्म होंगे, वरना कहाँ हमारी अदालतें इतनी बाइख्तियार कि वो खुद ही से ज़मानतें लें और फिर उनको रिहा भी करें। लेकिन आज उनकी बहन, उन्होंने भी गुफ्तगू की है, बुशरा बीबी के भी बयान चल रहे हैं कि उन्होंने भी कोई पैगाम दिया है कि तैयार हो जाए सब, हकीकी आज़ादी का वक्त है। यह है इमरान खान की बहन। और जो इतनी लंबी तमहीद मैंने बानी है ना, अब जरा गौर ये कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि मुसाफिर बसों पर हमला किया जाता है और 40 अफराद तकरीबन उन शहीद हो जाते हैं। और दूसरी जानिब कराची में आइडियाज नुमाइश जारी है, जहां पर जो जदीद असलहा है वो पेश किया गया है कि हम पाकिस्तान ने हथियार बनाने शुरू किए हैं और आप उनसे खरीदें। दो जानिब ये सूरत हाल है, लेकिन हमारी सियासी पार्टी विफाक और सूबाई हुकूमतें आपस में चढ़ाई कर रही हैं कि जो बाकी वहां पे दहशतगर्दों से बच गए हैं ना, वो यहां पर एहतजाज में शहीद हो जाएं, क्योंकि फेंटी लगाने को वो भी तैयार बैठे हुए हैं। और यहां पर ये भी हुकूमत, पूरे जो सूबाई हुकूमत है, वो लाओ लश्कर के साथ कह रही है कि हमने तो एहतजाज करना है। लेकिन जो मुसाफिर, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वजीर आला केपी की और मोहसिन नकवी का राब्ता भी हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? इतने पैसे लगाकर रद्दुल फसाद किया जाता है, जरबयस्त किया जाता है, एंड रिजल्ट क्या है कि आज भी सड़कों पर चलने वाले भेड़ बकरियों की तरह गोलियों का निशाना बन जाते हैं। गुफ्तगू का आगाज इसी से करेंगे। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मौजूद है। राज साहब, मैं चाहूंगी पहले जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उस पर बात की जाए, फिर सियासी बातें तो हमने पूरा घंटा ही करनी है। देखिए जी, आज जो कॉन्वॉय की शक्ल में 100 गाड़ी एक तरफ जा रही थी और 100 गाड़ी दूसरी तरफ जा रही थी, और वहां पे सिक्योरिटी की वजह से ये कॉन्वॉय चलते हैं, और उसके दौरान भी वहां पे अटैक हुआ, और ये बहुत ही काबिल मजम्मत है और बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही तकलीफ हुई है। चूंकि इसमें आम पाकिस्तानी, जिस तरह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसी तरह आम पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए, और ये एक रूटीन बन गई है। फिजा रोजाना की बुनियाद पे 8 से 10 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खराब है, और केपी गवर्नमेंट बजाय इसके कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करे, वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है। और वफाक बजाय इसके कि वो इन सारी चीजों को देखे, वो एहतजाज को रोकने के लिए शेल खरीद रहे हैं जी। ये तीसरा हमला है हुकूमत के बकौल इस्लामाबाद के ऊपर पीटीआई का, लेकिन पीटीआई के बकौल ये तीसरा एहतजाज है उनका। अब सवाल ये है कि वहां पे ताजर भी रो रहे हैं, वहां पे तलीमी इदारे भी बंद हो गए हैं, और ये बार बार बंद होते हैं। पूरा मुल्क कंटेनरिस्तान बन गया है, वहां पे खंद के खोदी जा रही हैं, और पूरा मुल्क जिस तरह का नक्शा पेश कर रहा है, और जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो इंतहाई मुख्तुश है। आज से ही लोग बेचारे वहां पे एक हसार के अंदर बंद हो गए हैं,
जैसे कले के अंदर बंद हो जाते हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते, अंदर जा सकते हैं। और 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही वहां पे पुलिस चूंकि पहुंच चुकी थी, कॉर्डन ऑफ एरिया को कर दिया गया है। अब देखिए, डू एंड डाई पीटीआई इसको नाम दे रही है इस प्रोटेस्ट को, और वो इनकलाब भी कह रहे हैं। ये इनकलाब है, मुझे तो खैर आज तक समझ नहीं आई कि ये इनकलाब किस तरह का इनकलाब है। और आज इतला है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि एक साहब हैं अमर मुगल साहब, जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, वो कहीं खान को मिले हैं तो उन्होंने कहा कि जी इस सारी गेम का एंड क्या है, इख्तिताम क्या है। तो उस पर उन्होंने कहा कि या मैं मारा जाऊंगा या फिर मैं जीत जाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि कौन मारा जाएगा और कौन जीत जाएगा, कौन हार जाएगा, ये तो कल की बात है। आज की बात यह है कि मेरा मुल्क हार रहा है, आम आदमी हार रहा है, पाकिस्तान हार रहा है इस लड़ाई के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी अफसुर्दा हैं, परेशान हैं, और पूरी दुनिया के अंदर बैठे इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन और पाकिस्तान को जो लोग जानते हैं वो सब के सब लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया चूंकि ये सारी चीजों को दिखा भी रहा है, सोशल मीडिया भी दिखा रहा है। आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था कि बाहर से कुछ साहब आए अमेरिका से, अब वो ये कहते हैं कि मैं वहां पे जो चीजें असेस कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं अजीबोगरीब एक जंग लगी हुई है, और पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, तो यहाँ पे वो आया तो उसने कहा कि यहाँ पे चीजें काफी सारी नॉर्मल है। अच्छा, इन हालात के अंदर फिजा आपकी स्टॉक एक्सचेंज से अच्छी खबरें आ रही हैं, माशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ के बावजूद जो आगे होने जा रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। और आज जो दहशतगर्दों ने मैसेज दिया पाकिस्तान कौम को, पाकिस्तान को, रियासत को, ये हमारे लिए बड़ा ही लम्हा फिक्री है। जब सारी पुलिस की नफरियां होंगी कैपिटल सिटी में एहतजाज को रोकने के लिए और शर्ले पटाखे वहां पे चल रहे होंगे तो फिर मौका मिलेगा, दुश्मन को मौका मिलेगा। राना साहब, जो मैं चाह रही थी कि पॉलिटिकल डिबेट से अलावा ये आज के वाकये को कंडेम करे, और ये आई थिंक इन अ रो ये कोई तीसरा चौथा वाकया है, तो फिर ज़रबे-अज़्म रद्दुल फसाद, जो इतना पैसा हमारे जवान तब शहीद हुए, इनको नस्लें खत्म करनी, इनको बाहर निकाला, वो तो अभी भी उनके कैंप मौजूद हैं, वो कभी भी इजीली ऑपरेट करते हैं, मार के भाग जाते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आपने आगाज बड़ा एक सेंसिटिव इशू पे किया है और बहुत अच्छा किया कि इस पे हमने बात की। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसको जरा हम चूंकि थोड़े से पॉलिटिसाइज लोग हैं ना, हम एक खास सतह पे चीजों को रखते हैं। इमरान खान ठीक है या नवाज शरीफ गलत है या यूं है, ये जो कुछ भी वहां हो रहा है ना फिजा, इसके पीछे एक इंटरनेशनल जंग है जो नजर नहीं आ रही, प्रॉक्सी जंग हम कहीं किसी और की इस मुल्क में लड़ी जा रही है। मुझे लेट मी से, फिर अगर सीधा ही कहना है तो फिर मैं कह देता हूं कि जो आपका सी पैक है ना, उसको रोकने की कोशिश है, ये पूरी कोशिश है। ठीक है, आपकी मईशत जब भी जरा सा भी, आर्मी चीफ वहां पे तकरीर करते हैं, कहते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, उसी टाइम मईशत के ऊपर एक कातलाना हमला हो जाता है। ठीक है ना, दरअसल वो उन वाकयात को हम इन पॉलिटिकल वाकयात से नहीं जोड़ सकते, वो वाकयात कुछ और, उनके पीछे कुछ और इश्यूज चल रहे हैं। अब यहां पे आके आपकी बात एक बिल्कुल ठीक है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज तो तय करनी है ना, कि असल हमारा मसला क्या है, असल हमने पहले किस चीज को खत्म करना है। अब मुझे बताएं, जो आपने जुमला कहा, बहुत अच्छा जुमला बोला कि भाई अगर पुलिस यहां पे खड़ी होगी और जो परसों मार्च हुआ है और जिस तरह उन्होंने नारेबाजी की है, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गैर मुल्क से कोई दुश्मन टोला आ रहा है जिसको आपने रोकना है। ठीक है ना, और आप उनको धमकी लगा रहे हैं। भाई वो आपकी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना, चाहे वो पीटीआई के या वो नून लीग के हैं। इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, टू गिव देम द रिस्पेक्ट, बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है ना, आप कौन होते हैं धमकियां लगाने वाले, उन लोगों को वो करने वाले कि हम यूं कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना वो दिखा भी रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखे ना कैसे नारे लगा रहे हैं। ये पुलिस वाले, ये नारेबाजी, इन्होंने हमारी हिफाजत करनी है या आवाम के अगेंस्ट? फिजा एक बात देखें, ये जो कहा जा रहा है ना जी पीटीआई तसादुम, और ये वो पिछले आपने भी रिपोर्टिंग कर रही है ना, पिछले 4 जलसे हुए
पीटीआई के एक गमला भी टूटे, गंडा इतने इतने साहब- बड़े, गंडा साहब पहुंचते अपनी गड्डी तोड़ती, अपने शीशे तोड़ते गंडापुर ने, ठीक है ना, अपने शीशे तोड़ दिए, हाँ। ठीक है। और पीटीआई गंडापुर नहीं है, पीटीआई तो वो वर्कर हैं जो वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक वाकया रिपोर्ट कर दें कि जी उन्होंने गमले तोड़ दिए, उन्होंने ये कर दिया, नहीं किया किसी ने, तो वो पूरा मन एहतिजाज कर रहे हैं। या तो आइन खुरच के फेंक दें, आइन में से निकाल दें कि आपको हक है कि आप अपने जमहूरी तौर पे किसी बात पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आइन के सफे जैसे पहले फाड़े ये भी फाड़ के फेंक दें, ठीक है ना, कह दें कि नहीं है। और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि ये लोग जत्था जो है इस्लामाबाद पे हमला करने आ रहा है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? एहतजाज करना हक है। तो फिर सबसे बड़ा मसला इस टाइम हमारा ये जो है ना, देखें प्रायोरिटीज हम नहीं तय कर पा रहे, दुश्मन हमें चारों तरफ से हमलावर है। मैं उन नौजवानों को, उन माओ को सलाम पेश करता हूं, फौज के जो बहादुर सिपाहियों के जिन्होंने अपने खून की कुर्बानियां देके इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। कौन एडमायर कर रहा है उन्हें प्रॉपरली? कौन कह रहा है? होना यह चाहिए था कि जो परसों ब्लास्ट में जिस तरह हमारे शहीद हुए, हमें आज पूरी पूरी कौम को यौम सोग मनाना चाहिए था कि यार हमारे 10 जो इतने खूबसूरत बच्चे, यार मैं तो उनकी तस्वीरें देख के आंखों में आंसू आ गए, हम साहिब औलाद हैं। लेकिन आप पहले तय तो करें ना कि हमने पहले करना क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, फिर उसके बाद ही आएगा। लेकिन राणा साहब, ये वाकया हो भी तो केपीके फाटा में है, फाटा तो अब केपीके में जम हो गया ना, तो वो फिर वहां पे सिक्योरिटी की हालत ऐसी है और उस दौरान में वो भी एहतजाज करने निकल रहे हैं, सिर्फ विफाक नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। फिर सीएम की भी वेरी जिम्मेदारी। गुड क्वेश्चन। अगर सीएम की जिम्मेदारी है तो फिर वजीर दाखिला को भी क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है ना, और फोकस करना चाहिए एक काम के ऊपर। क्या पाकिस्तान में मर गए लोग? कोई और नहीं है जो चीजों को संभाल सके? नहीं, क्यों नहीं संभाल? क्या है इनमें? मोहसिन साहब इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में भी बाहर जाएंगे, क्रिकेट को भी देखेंगे, वजारत दाखिला को भी आप ऐसा करें जैसे आपने 2 अदालतें बना ली ना, एक बना ली शरई अदालत की कहते हैं लोग, नहीं, आईनी अदालत, और दूसरी वो ऐसी 2 वजीर दाखिला बना ले, एक मुल्क के लिए और एक बाहर के लिए, ठीक है ना, ताकि एक फोकस करे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को। एक बार दी सारा पाई पाई जोर दी, पाई पाई तेरी लून दी कड़ाई, तेरा लूंदा पताशा तेरी सास करे तमाशा, पाई पाई जोर दी, वो जो झूले लिए जाए। बताए राहत साहब, ये तजवीज उन्होंने दी है, मतलब अब मुल्क के भी 2 वजीर दाखिला होंगे जो हमारी इंटीरियर पॉलिसी को तय करेंगे। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब जिस तरह बुशरा बीबी कह रही हैं कि बाहर निकलें और आपने लोगों को लेकर निकलना है, अगर अवाम वाकई खुद ही उनके नाम पे निकल रही है या निकल आएगी, तो फिर ये धमकी की क्या जरूरत थी कि एमपीए 5000 लेकर आए, 10,000 एमएनए लेकर आए, वरना पार्टी टिकट नहीं मिलेंगे। देखिए जी, पीटीए के कारकुनों के साथ बड़ी दफा हाथ हुआ है, लेकिन गंडापुर साहब ने तो अजीब ही काम कर दिया ना जी। उसके बाद तो वो कारकुन भूल ही नहीं रहे गंडापुर का कमाल। वो ऐसा बॉर्डर याद करने लगे। वो तो बॉर्डर चुके इतने ज्यादा क्रॉस और पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए पैदल ही, तो जाहिर है वो चीज ऐसी है कि जो हजम नहीं हो रही। सियासत में छोटे मोटे झूठ जो है ना वो चलते रहते हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा कोई बम चला दें तो वो लोगों को हजम नहीं होता, तो वो हजम नहीं हो रहा। वो कि उसके बाद वो घोड़े के ऊपर चढ़ के अर्तुगरुल की तरह एंट्री भी डाल रहे हैं स्वाबी में, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, कफन शफन की बातें भी, मरने मारने की बातें भी, लेकिन इसके बावजूद कारकुनों को ये बातें हजम नहीं हो रही। एक तो पीटीआई ने मेरा ख्याल है कि कुछ सरप्राइज देने का फैसला ये किया है कि जो कारकुन है वो अमन का एक मैसेज इस तरह से देंगे कि सफेद कपड़ा पगड़ी की शक्ल में उनके पास होगा। ठीक। वो ये कहते हैं कि ये अमन का एक मैसेज होगा, और अगर खुदा न खास्ता कुछ चीज होती है तो वही उसका कफन भी होगा। यानी आप अंदाजा करें कि इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया के ऊपर दिए जा रहे हैं। दूसरा मैसेज इसमें यह दिया गया कि डू एंड डाई, और जिसके ऊपर सारी पीटीआई खड़ी है। यानी वो अब उस हद तक चले गए हैं कि अगर ये एहतजाज नाकाम हो जाता है, मैं एक फर्ज कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट कह रही है कि जब नाकाम कर देंगे लोग नहीं निकलेंगे, तो उसके बाद फिर इतने कंटेनर्स क्यों कर दिए उसके अच्छा उसके बाद पीटीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, और पीटीआई के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगेगा। ये एक बेसिकली एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं कंटेनरों पे नहीं जा रहा। नहीं, अभी बुशरा 24 साहिबा को क्यों कह रही हैं कि इतने बंद, अगर ये खुद ही अपने अच्छा चलो दूसरी तरफ
मैं आपकी बात मान लो, मैं तो फर्ज कर रहा हूं, मैं तो कोई फैसला दे ही नहीं रहा, मैं तो गवर्नमेंट की बात और पीटीआई की बात कर रहा हूं। चलो फर्ज किया कि बहुत लोग निकल आए। सवाल यह है कि जिस तरह आज एक साहब ने पूछा कि भाई एंड क्या है इस गेम का, वो लोग क्या करेंगे, किसके गले पड़ेंगे, कौन सा इनकलाब लाएंगे, किसको मारेंगे, क्या करेंगे, या सिर्फ बैठे रहेंगे, और बैठे रहने से क्या इनकलाब आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पीटीआई का एक नैरेटिव चल रहा था कि 3 मुतालबे थे। एक 26वीं तरमीम के हवाले से मुतालबा था, दूसरा मुतालबा 8 फरवरी के मैंडेट चोरी का था, और तीसरा उसमें था लोगों की रिहाई का। आज उन्होंने बात करके वो सारा ही मामला उल्ट दिया बुशरा बीबी ने। उन्होंने कहा कि जी खान की रिहाई और अगले लायमल की बात वो खुद करेंगे। तीसरा, उन्होंने जो मुतालबात और मुज़ाकरत वाली कमेटी थी वो भी फारिग कर दी है। फिर एक और नैरेटिव पीटीआई का चल रहा था कि जी इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म किया गया रूस के दौरे के ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, रूस के दौरे पे नहीं, वो तो सऊदी अरब नंगे पांव गए थे, और वहां से उसके बाद बाजवा साहब को काले आना शुरू हो गई कि हमने कुछ शरीयत का निजाम यहां से खत्म करना है और तुम किसको ले आए हो, और इस वजह से वो खत्म हुआ। अब देखें कि आज उन्होंने जो बातें कर दी हैं वो बातें बिल्कुल ही पीटीआई के नैरेटिव के मतसादम है। अब पीटीआई के लोग इस पे परेशान हैं। एक दो लोगों से मेरी भी बात हुई है, वो कहते जी हम तो इस नैरेटिव को लेके एक अरसे से चल रहे थे, अब बुशरा बीबी ने नई बात एक चला दी है, और वो किसके कहने पे कैसे चला दी है, मजहबी टच भी साथ दे दी है, तो अब इसका खमियाजा सारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और पार्टी इस वक्त लीडरलेस भी है और डायरेक्शनलेस भी है और कंफ्यूजन का शिकार है, कौन क्या कह रहा है और आगे वर्कर उसको किस तरह से ले रहे हैं, लेकर चलेगा, कौन लीड करेगा, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मिला हुआ है, ये तमाम सवालिया निशान है। मुझे जाना है ब्रेक पर, उसके बाद राना साहब से इसका जवाब लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फिलहाल तो जो उनका पैगाम सामने आया है बुशरा साहिबा का, और जिस तरह से राहत साहब ने बातें की हैं, उससे तो ये लग रहा है कि इसमें कोई फॉरेन डिप्लोमेसी को भी वो टच कर रही हैं। एक मजहबी टच की भी बात आप कर रहे हैं कि वो भी उसमें मजहबी टच भी ला रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर नहीं यकीन इमरान खान ने कभी ये बातें खुलकर नहीं की थी तो फिर साबिक आर्मी चीफ को पूछे, उनको कटहरे में खड़ा करें कि ये बातें सही हैं या नहीं है। राना साहब, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? 24 नवंबर की बात करनी थी, हम कहाँ सऊदी अरब, नंगे पाँव, मदीना, मस्जिद, ये क्या चक्कर है? एक्चुअली ना हमने हमारे लाशों, और ये बनता है, नेचुरल है, हम ये समझते हैं कि शायद सऊदी अरब और उसके हुक्मरानों पे बात नहीं हो सकती, वो कोई शायद मज़हब के खिलाफ बात है, जबकि सऊदी हुक्मरानों के खिलाफ बात करना का ताल्लुक कोई मज़हब से नहीं है। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं और हमारे कैदियों को निकाल के ले जाते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं है। ठीक है ना, अगर वो ये हम पे कहेंगे जी हम आपकी माली मदद करते हैं तो हम भी उनकी हिफाजत करते हैं। हाँ जी, ठीक है, को हम मुफ्त में नहीं कोई ये लड्डू पीठियां खा रहे। सऊदी अरब में अगर वो ऐसे करते हैं तो, और अगर कोई उस पर बोलता है तो उसका हक है। मुझे तो मैं तो बहुत पहले, जिस दिन शाह महमूद कुरैशी बतौर वजीर खारजा उन्होंने टेबल पे हाथ मार के कहा था कि अब फैसले सऊदी अरब में नहीं पाकिस्तान में होंगे, तो मैंने कहा था लो जी ये इस हुकूमत का खात्मा हो गया। अमेरिका और सऊदी अरब दो ऐसे ताकतवर मुल्क हैं जो पाकिस्तान में अपनी मर्जी के बगैर कीड़ी भी नहीं हिलने देते। ठीक है, वो सामने आ गया। अब सऊदी अरब नहीं आया कटहरे में, ये सऊदी हुक्मरान आए हैं। एक सवाल ले ले, अगर फिर से ऑफेंड हो गए, वो ऑफेंड हुए थे तो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जहाज से उतार दिया था, ऑफेंड हुए थे, अगर फिर ऑफेंड हो गए तो बड़े लोग वहां पर कारोबार कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बाहर निकाल फेंकेंगे। ऐसा इतना आसान नहीं है, बाहर निकाल फेंकेंगे। पाकिस्तानियों की नफरत मोल नहीं ले सकते वो, एक बात को ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अमेरिका अरबों डॉलर खर्चता है कि सब पाकिस्तानी उन्हें हीरो मान लें, और नहीं मानते पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानियों के दिल पे वार करेंगे तो आप ये पैसे खर्च के ये नहीं समझ सकते आप हीरो बन सकते। लेकिन वीजा हमें चाहिए। अब वीजा अब पता नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो भाई पाकिस्तानी है तो सही ना, मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा है, काफी हाँ होंगे, काम करते हैं वो। अच्छा, अब दो चीजें मैंने अर्ज करनी थी। ये जो बुशरा बीबी के खिताब की असल चीज जो है ना, असल रूह, वो ये है कि उन्होंने कहा कि खान ने कहा है कि मैं बाहर आके किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, किसी से बदला नहीं लूंगा। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ये जो खौफ की फिजा है ना कि खान बाहर आएगा तो पता नहीं की कर देगा, उसको बिल्कुल क्लियरिटी से उन्होंने कहा कि जी वो कहता है कि मैं बाहर आया तो मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। ठीक है, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है और हमें इस नफरत से बाहर आना पड़ेगा।
इस नफरत की सियासत से बाहर आना पड़ेगा। और आखिरी 2 जुमले सुन लीजिएगा जी। मेरे भाई ने जो कहा ना कि वो सियासत में झूठ, गंडापुर जो है वो बोल रहे थे तो सियासत में झूठ नहीं, तो सियासत में ये इसकी इजाजत है कि आप कहें कि मेरा तो पाकिस्तान बाहर क्या पाकिस्तान में भी 1 रुपए की जमीन नहीं है, या आप ये कहें कि वो जिन फ्लैट्स के अंदर हम रह रहे हैं ओवन फील्ड के वो हमारे नहीं है, या आप अवाम को ये कहें शहबाज साहब कि मैं अगर जरदारी से सियासी ताक़त करने से बेहतर है कि मैं कुएं में छलांग मार दूं। क्या ये इजाजत है सियासत में कि आप जिनको कहें कुत्ते निलाने वाले फिर उनके साथ मिलकर इत्तेहाद करके आप वो करें? डायलॉग्स है ना, ये डायलॉग है कि मेरी तो पाकिस्तान बाहर क्या पाकिस्तान में भी वो नहीं है। इसे कहते हैं वो सियासत हमेशा मुफाहमत की वो होती है। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ मैं समझ गई। और नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में जब खिताब किया और जब उन्हें अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने कहा वो तो मैंने वहां पे पार्लियामेंट में सियासी खिताब किया। हाँ। यानी वहां पे पार्लियामेंट में झूठ बोलने की इजाजत है, कुछ भी बोले आप जो मर्जी बोले उसकी इजाजत है। हाँ जी। ठीक है, गंडापुर को इजाजत नहीं है कि वो 22 घंटे का हिसाब दे, नहीं तो वो नूते मार देंगे। नहीं, उनको भी इजाजत है। और गंडापुर का भी सुन ले, वो तो स्टंट मास्टर मैं सुन लेना। पाकिस्तान में स्टंट मैन ही तो है और कौन है? यस। ठीक है, मैं खादिम आला, मैं मियां नवाज शरीफ साहब तो एक दफा अमीरुल मोमिनीन बनने लगे थे जब इस्लामी निजाम का ऐलान किया था ना उन्होंने, तो वो कही थी कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन खिताब दिया जाए, तो उस पे किसी ने कहा वाला दाढ़ी तो ये जो आप ये 2-3 करोड़ की लेमोजिन में आ रहे हैं। हाँ। और ये जो रेड कारपेट है जो खलीफतुल मुस्लिमीन इस पे नहीं चला करते थे। तकी उस्मानी साहब से मिल लेते तो शायद उनको भी कोई मिल जाता। नहीं, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। ना ही हम डिस्कस करें इसको। हाँ, वेरी गुड आइडिया। राहत साहब, अच्छा बात ठीक है, आप क्यों गंडापुर के पड़े हैं? खैर वो घूम फिर आए हैं, कर रहे हैं, एक तो इतनी सोबतें, और अगर डायलॉग भी था तो जहां उनको इजाजत है इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने की, तो व्हाई नॉट अली अमीन गंडापुर साहब? अच्छा, आपको क्या लगता है 24 नवंबर को, ये तो जोक्स अपार्ट, क्या अली अमीन गंडापुर वहां पर रुकेंगे, धरना देंगे? क्योंकि फाइनल कॉल यही है कि हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। देखिए जी, गंडापुर से मेरा जाती तो इशू नहीं है, वर्कर नहीं एनालाइज करें वर्कर सवाल करते हैं, पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए, और बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग पाकिस्तानी, हम भी सवाल करने का हक तो बहरहाल रखते हैं। जो चीजें हजम नहीं होती तो फिर जाहिर है आपको भी और हमें सबको पूछना पड़ता है। नहीं, आप मेरी बात के लॉजिक को नहीं समझे। आप कहते हैं कि उस तरफ आ रहा हूं। मोहसिन नकवी और अली अमीन एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मैं तो ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी ये नहीं आपने कहा दोनों भाई हैं, साडी खबर ताजा खबर आई, मोहसिन साडा भाई है। भाई सियासत में मुकमका किया है। अब ये देखें राणा साहब, ये देखें सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती। देखें, सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती, लेकिन जो राणा साहब बात कर रहे थे ना, हाँ। अभी उन्होंने एक लंबी गर्दान पूरी नून लीग के लोगों की गिनवाई। ये हजरत अली करमुल्लाह ने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर बोलने से पहले जब इंसान वो अल्फाज बोल देता है तो फिर इंसान उन अल्फाज का गुलाम बन जाता है। ये सारे सियासतदान जो है ना उन अल्फाज के गुलाम है। अगर इनकी स्टेटमेंटें निकाल के चलाना शुरू कर देना, खुदा की कसम लोग, मैं वो लफ्ज नहीं यहाँ कहना चाहता, और मुसलसल अगर आप 1 महीना चला दे, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने चपड़ासी नहीं रखूंगा, वज़ीर दाखिला तो लोग यकीन करें, ये थू का लफ्ज तो मेरे ठीक ही है, ये जरूर करेंगे इनके ऊपर। और ख्वाजा आसिम ने तो खैर कोई हया और शर्म की भी बात की, वो भी लोग जरूर पूछेंगे कि शर्म कोई हया। ये इतना कुछ ये सारे हजरात कह चुके हैं और इतना ये बेअमली सारे अपने अमल के अंदर कर चुके हैं, यानी अवाम को किस किस तरह से किस ने चक्कर दिए हैं, वो एक लंबी कहानी है। मैं दोबारा अगर उस पर फोकस करूं, बुशरा बीबी पे और गंडापुर पे और आगे जो होने जा रहा है, मैं नकवी साहब पे भी जरा फोकस नकवी साहब ने जाहिर है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। एक चीज तो यह है कि डू एंड डाई की बात पीटीआई कर रही है, और उसमें एक पीटीआई का एक भरम था, एक डर भी था और खौफ भी था कि पीटीआई के पास चूंकि बहुत लोग हैं, पीटीआई निकलेगी तो पता नहीं क्या कर देगी। 9 मई भी हमारे सामने है। अब 24 को अगर शो फ्लॉप होता है तो वो डर और भरम खत्म होगा। अगर ये शो, इसको समझ ले, कामयाब होता है कि जी वो अदारों को पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान को क्या कर देंगे, पार्लियामेंट को क्या कर देंगे, और फिर भी खसारा और तकलीफ और लूज पाकिस्तान और आम आदमी करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आज नकवी साहब ने जो बात की है, देखिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जो ग्राउंड बनाई जा रही थी ना पीटीआई लीडरशिप की तरफ से कि जी 3 रुकनी कमेटी बन गई, मुज़ाकरात चल रहे हैं, मैंने भी कहा कि ये पहला एहतजाज है जिसमें मुज़ाकरात पहले और एहतजाज बाद में होगा, लेकिन उन्होंने आज इस पे कांटा मार दिया। उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं, उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं, छुट्टी, जो करना कर लो। तो इसका मतलब ये था कि आपने जो टेम्पो बनाया, जो एहतजाज आप कर रहे हैं और जिसको आप आलमी एहतजाज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होगा, उस एहतजाज को गवर्नमेंट उस तरह से नहीं ले रही। या बेशक कंटेनर कह दें, बेशक जो मर्जी कह दें, 40,000 शेल कह दें, 50,000 गोलियां कह दें रबड़ की दूसरी ने, और 2,000 पैलेट गन्स कह दें, आईजी साहब की धमकियां गनवा लें, सब कुछ कर, लेकिन गवर्नमेंट खड़ी है कि रेट ऑफ द स्टेट हमने कायम करनी है। उसकी कास्ट क्या होगी, फिर अगेन मैं अर्ज करूंगा भी ये पाकिस्तानी कि फिर पाकिस्तान उसमें खसारे में होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा, आम आदमी का होगा। दोनों हजरात, अगर वो उधर से कोई हारता है या उधर से हारता है, ये फिर सियासत तो इनकी फिर चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान हार रहा है इस लड़ाई के अंदर, पाकिस्तान हार रहा है। आज भी सियासतदानों को, सारे स्टेक होल्डर्स को मैं अगेन कहूंगा कि टेबल पे बैठना चाहिए, ठीक है, दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, कौम के बच्चों को नहीं मरवाना चाहिए, उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए, तलीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए, और अगर कोई इनकलाब का बहुत बड़ा प्लान बानी पीटीआई के हाथ लग गया है, अच्छा, तो उसको कौम के सामने रखना चाहिए। दरमियानी रास्ता जितना ये आप बार इनकलाब कह है। रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि वो दरमियानी रास्ता हम लोग ही मिलके निकाल दें। कोई हमें पता हो कि वो दरमियान वाला रास्ता बगैर नहीं निकलना किधर है। है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे ऑफर आई थी कि आप 24 नवंबर का धरना मुलतवी कर दें, इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहे हैं, बेलारूस का आई थिंक प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राना साहब होगा क्या 24 नवंबर पहले तो मैं 25 को वो आ रहे हैं, 24 को डेलीगेशन आ रहा है। एक चीज क्लियर कर दूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो गंडापुर को 1.5 घंटा इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात किसने करवाई? अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो सुबह 7 बजे आजम सवाती को क्यों भेजा गया जेल? अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो स्पीकर कौमी असम्बली ने असद कैसर और बाकी लोगों से क्यों कहा कि यार खान साहब से ये पूछ लें कि जो आपके हमारी तय होगी उस पर आप मानेंगे? नहीं, ये बात तो इमरान खान ने खुद कही है कि अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के हाथ मुझे पेशकश हुई कि आप 24 नवंबर का एहतजाज खत्म कर दें, सब ठीक हो जाएगा। सेम आजम सवाती के जरिए भी हुआ हाँ, था बिल्कुल। कि आजम सवाती को भेजा गया था कि आप ये मौखर करें, हम ऐसे करेंगे, और वो सादा दिल बंदा वो उसने उस टाइम मान लिया, अब नहीं मानेगा वो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो जुल्फकार राहत कह रहे हैं ना, हाँ। मैं जुल्फकार राहत की बात को बिल्कुल बाई करता हूँ, बाई करता हूँ कि इसके पैसे ना मांग लेना, वैसे मैं करता हूँ क्या, ठीक है ना, कि किसका नुकसान होगा। ठीक है, सवाल ये कि नुकसान करेगा कौन? बकौल इसके कि वो सफेद चादरें सर पे बांध के आ रहे हैं, तो वो कहीं कफन ना बन जाए तो कौन गोलियां मारेगा उन्हें? रियासत। तो क्यों मारेगी जब वो रियासत को चैलेंज करेंगे। चैलेंज क्या है? चैलेंज ऐसे करेंगे कि ले भी आ जा, फिर तेरी ते मैं देखना ते, फिर ये चैलेंज करेंगे जब वो पुलिस वालों पे अटैक करेंगे। अच्छा, तो ये कैसे तय आपने अज्यूम कर लिया कि वो अटैक करेंगे? क्योंकि पहले करते रहे हैं ना। कहां, मैं कह रहा हूं ना, ये तीन 9 मई वाला वाकया है, 9 मई में दे सजाएं फिर। हाँ, ये बात ठीक है ना, अगर आप 9 मई कहते हैं उन्होंने किया तो दे सजाएं ना। क्यों नहीं सजा देते भैया? ये अदालतें आजाद नहीं है, इदारे आजाद नहीं है, टंग दे उन्हें लाके। क्यों नहीं टंगते आप? करें आपने एक 9 मई, मैं 9 मई खुदा की कसम, जिन्होंने 9 मई में मेरे हीरोज की तौहीन की, अल्लाह की कसम उन्हें फांसी दे दें, लेकिन दे देना। क्यों नहीं दे रहे? 9 मई का एक आपने हवा बना लिया और ये खून फेर कर, भाई 4 जलसे कर लिए उन्होंने, किसी एक पुलिस वाले पे हमला नहीं किया। हाँ, जख्मी हुए लोग शेलिंग से, और ये पैलेट गन की तो इसने मुझे आज पहली दफा बताई है कि वो भी 2000 है उनके पास। नहीं पैलेट गन, उस पे तो हम पाकिस्तानी मीडिया एहतजाज करता रहे कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, किसी और जगह पे इस्तेमाल हुई थी, मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल होती है। तो हमने क्या, तो क्या अब हम अपने पे भी करेंगे? एब्सोल्युटली। और ये जो बात है कि अगर वो अमन के तौर पे सफेद चादरें डाल के जा रहे हैं, तो आपने कफन बनाना है, उसे क्यों बनाना है कफन भाई? आप यू आर नॉट सपोज्ड टू अटैक देम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी हिफाजत करें। और हाँ, देखिए मेरी बात सुने, अगर कोई शर पसंद है, कोई ऐसा शर पसंदी करता है जिससे हमारे कौमी मुफादात होते हैं, तो भाई जाए दहशतगर्दों को कुचल लेना, क्यों नहीं कुचल रहे यार? एक बात बताए, आज की ये स्टेटमेंट है कि मोहसिन नकवी की
कि अफगान बाशिंदे क्यों पकड़े जाते हैं पीटीआई के एहतजाज वेरी में? गुड यार, आज ऐसा लगता है लड़की ना मेरे अंदर जितने जवाब मैं प्लान करके आया हूं ना उसके सवाल इसे पता है। नहीं जी, मुझे एक बात बताएं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा 300 बंदे पिछली दफा हमने पकड़े जो अफगान अफगानी थे, बाशिंदे, हाँ। क्या डिपोर्ट हुए वो? नहीं, हैव यू अभी एनी तो प्रूफ? फेंसिंग चल रही है। अच्छा, उनकी भी फेंसिंग हो रही है? हाँ, जियो फेंसिंग अफगानियों की भाई चल रही है 300 ना। जो पकड़ लिए उनकी तो फेंसिंग की जरूरत नहीं है ना। हाँ, वो तो पकड़ लिए। तो उन्हें भेज दे, डिपोर्ट किया, लाए कोई रिपोर्ट दिखाएं जिसमें उन्होंने डिपोर्ट किया, लाए उन 300 अफगानियों का कोई डाटा दें कि ये हमने इन पे मुकदमा दर्ज किए, दे वो 300 अफगानी जो पकड़े आपने, ठीक है ना? मुकदमा तो दर्ज हुए होंगे डेफिनेटली। नहीं मुकदमा जनरल एक मुकदमात हुए ना। आपने तो अगर फर्ज कर 300 अफगानी थे तो उन पे तो कुछ और पर्चा बन जाता है ना कि आपने गैर मुल्की मुदाखलत हो गई ना, तो वो 300 कहाँ है, दे उनकी रिपोर्ट दिखाएं और फिर उनको डिपोर्ट कर देना चाहिए ना कि आप हमारे उसमें तो कहाँ है, दिखाएं वो भी ऐसे। और एक जुमला और सुन ले, राहत साहब अकेली मैंने ही करना है, आप एक और सुन ले, एक और सुन ले, मैं कहता हूं राणा साहब खोल के बोले, एक और सुन ले कि आप इस चक्कर में ना हमारे पठान भाइयों के अंदर तासुब की आग ना फेंके कि आप उनको अफगानियों के खाते में डाल के और उनके प्रोटेस्ट को किसी और शक्ल में ले जाए, ऐसा ना करें। आप वजीर दाखिला हैं, ठीक है, हालांकि मैंने तो तजवीज पेश कर दी कि 2-3 वजीर दाखिला बना दें, ठीक है ना, क्रिकेट का भी वजीर दाखिला बना दें। बहरहाल इसमें फिजा का कोई कसूर नहीं, उसने तो सवाल ही किया। मैंने तो सवाल ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रही लेकिन नहीं आप डिफेंसिव ना हो, मैंने भी जवाब ही दिया, मैं कोई हिट नहीं मारी। लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि इसकी कौन गारंटी देगा कि ये बाहर भी आ जाए, मुज़ाकरात हो भी जाए तो ये पुरअमन रहेंगे, ये कोई शरारत नहीं करेंगे। यही तो सबसे बड़ा मसला है। मसला ये है कि ना तो सऊदी अरब गारंटी देने को तैयार है, रशदी साहब दे ना आज दे बात है सऊदी अरब ने मुझे भी नहीं देनी, ना तो टर्की इस पे आने को तैयार है। यानी दुनिया में कोई शख्स गारंटी देने को भी भाईजान की तैयार नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर तो है ही कोई। अब जब आप इस पोजीशन के अंदर होंगे, वो अंदर साड़ी गारंटी लेनी है तो अपने को ले लो, या अलीमीन गंडापुर को ले लो, या राणा साहब को ले लो, यानी साड़ी गारंटी दूसरी तरह कोई नहीं मिल सकती। अब इस सिचुएशन के अंदर आप छोड़ देते हैं, जैसे मुशर्रा बीबी कह रही है, और साथ मुशर्रा बीबी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा ये जो कुछ हो रहा है, मजहबी औरत है ना, सादा औरत है, अभी सियासी शायद उनकी ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, हो जाएगी। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और जो भी सजाएं हो रही हैं, जो भी जेल हो रही है, जो भी सारा कुछ हो रहा है, ये हमारा बिलीव भी है बीइंग मुस्लिम, तो उस पर फिर किसी पे गिला तो करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जो डंडे भी मारे जा रहे हैं और जो भी सब कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, नसीब में लिखा हुआ, ये भी लफ्ज का है। तो अब पहली चीज तो यह है कि इसका मतलब है कि बानी पीटीए के नसीब में ये सारा कुछ लिखा हुआ था, और जो कुछ हो रहा है आगे होना है वो भी लिखा हुआ है। तो इस पे किसी पे गिला करना, इसमें दास मनीर साहब का भी कोई कसूर नहीं, इसमें तो शबाशी का भी कोई कसूर नहीं। उन्होंने क्या किया, वो तो लिखा हुआ था और वो हो गया, और आगे भी जो होगा वो लिखा हुआ होगा। तो फिर तारड़ साहब क्यों गारंटी मांग रहे हैं? अच्छा, सब कुछ लिखा ही हुआ है। अब इसका जो बार बार हम बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं यकीन इस पे कहूंगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस लड़ाई के अंदर, और एवरेज रोजाना की बुनियाद पर राना साहब ने भी इसमें बड़ी खुल के बात की, हमारे 10-12 लोग शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं। और केपी के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और अब वो आग चलते चलते आगे बढ़ रही है। हमारे बॉर्डर जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर है ईरान की साइड के ऊपर, तो ये वो सारी चीजें जिसपे हमारी फोर्सेस को फोकस करने की जरूरत है। और आपस की जब लड़ाई आपकी होती है और अब प्रिंसिपल एनिमी से आप हट जाते हैं, आप घर के अंदर जब लड़ रहे होते हैं, और इसीलिए तो हर मुल्क कहता है कि पहले अपने घर को इन ऑर्डर करो, अपने घर को ठीक करो, मैशत तो फिर ठीक होगी ना। मैशत की सबसे बड़ी दुश्मन लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की सिचुएशन होती है, और उसके बाद मैशत तो फिर एक आसिम मुनीर साहब क्या क्या करें, मैशत भी वही संभालें, फॉरेन डिप्लोमेसी भी वही संभालें, तो फिर शहबाज शरीफ और उसकी पूरी कैबिनेट का क्या काम बनता है? नसीब में लिखा हुआ है जी, ते जेड़ियां मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। हाँ, आपने कहा ना कि जी वो ये कह रहे हैं, ये जो बाहर इधर उधर आपके साथ गालियां चलनी पड़ी, ये भी आपके नसीब में लिख दिया गया है। बस फिर क्या आप जहाँ जाएंगे आपके साथ ऐसा ही होगा, फिर ये भी नसीब में लिखा गया, तो प्रोटेस्ट ना करो। मेनू ना कहना यार, जिन्होंने पहिया उन्होंने दिखा। इकोनॉमी में पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करनी है कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक
इंतहाई सतह तक अबूर कर गई है, उसकी पॉजिटिविटी हम लोगों तक कब तक आएगी? क्योंकि हमारे घर अभी भी गैस जो है वो 2-2 घंटे के लिए आती है, तो हमें उसका रिलीफ क्या है, हमें उसका फायदा क्या है? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो नफसियाती हद को अबूर कर गया है, 97,000 तक को जाके टच कर रहा है। मतलब पॉजिटिविटी की खबरें आ रही हैं। फिर आर्मी चीफ खुद जाकर कराची में ताजिरों से मिल रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर रहे हैं। बल्कि मैं मीडिया पर, टीवी पर ही ये खबर देख रही थी कि वो कोई ताजिर कराची से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं, हम तो अभी तक टैंकर माफिया से ही अब कराची को निजात नहीं मिली है, आप सिर्फ 6 माह के लिए कराची को ऑन कर लें। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि आप सिर्फ 6 माह के लिए कराची को ऑन कर ले, IMF का सारा कर्जा 6 महीने में हम खत्म करके दिखाएंगे। इस हद तक पेशकश कर दी गई है। राहत साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, आपने कराची का जिक्र कर दिया। कराची में सिपा सलार ने कराची में जो मीटिंग्स की हैं, कोई 3-4 महीने में ये तीसरी मीटिंग थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और वहां पे बहुत सारी बातें हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई। वहां पे बिजनेस कम्युनिटी ने बड़े गिले शिकवे किए और उन्होंने तावन का यकीन भी दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर आप सिस्टम में कंटिन्यू रखें, कंटिन्यूटी का एक मैसेज दे दें और इसको कायम कर दें, तो हम सारा काम खोदने के लिए तैयार है। जिस तरह आपने कहा, मुल्क का कर्जा भी उतारने को तैयार है और पाकिस्तान की मैशत को हम खड़ा कर देंगे। वहां पे ये भी कहा गया कि कराची के अंदर जो सिस्टम है वो एक ऐसा नासूर है जिसकी वजह से बिजनेसमैन कंफर्टेबल नहीं है, बिजनेसमैन ब्लैकमेल हो रहे हैं, बदते जा रहे हैं, और बिजनेसमैन कम्युनिटी इस पे बहुत ज्यादा तंग है। और एक पार्टी है जिसकी 16 साल से हुकूमत है, और आप इस चीज का खात्मे का आपने वादा किया था और डीजी रेंजर को कहा था, और अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये भी कहा गया, वहां पे कहा गया कि सिपा सलार को ये पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ पे जो जमीनों के ऊपर कब्जे हैं और ये भी उस सिस्टम का चूंकि हिस्सा है, तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटलाइज करने का एक प्लान शुरू हुआ जो रिवर्स कर दिया गया है। तो इस पे सिपा सलार ने कहा कि ये तो निगरान सेटअप के दौरान बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड था जो डिजिटलाइज कर दिया गया था, और वहां पे इंकशाफ ये हुआ कि उसको रिवर्स कर दिया गया है दोबारा से। तो दिहाड़ियां कैसे लगेंगी जब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा? उन्होंने उस पे भरमी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी कंफर्टेबल होनी चाहिए, और कराची चूंकि बिजनेस हब है और कराची पाकिस्तान को चलाता है, रोशनियों का शहर है, हाँ। इसकी रोशनियां भी हम वापस लुटाएंगे और कराची को ठीक भी करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी को कंफर्टेबल भी करेंगे। पॉजिटिव आज लाहौर में भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ कोई फौज के कुछ सीनियर लोगों ने मुलाकातें की हैं। तो ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के साथ फौज के लोग बैठ रहे हैं, SIFC के लोग बैठ रहे हैं, और माशी डायरेक्शन को ठीक करने के लिए इस वक्त अदारा पूरी तरह से फोकस्ड है। वैसे बड़े दुख की बात है कि मुआशी इशारे इन्होंने ठीक करने हैं, तो वजारत खजाना का औहदा ही खत्म करें। खत्म भी करें, और बहुत सारे सियासतदान जो कुछ नहीं कर सकते वो कम अज कम वही बचाओ, खर्चे ही बचाएं, वजारत ही खत्म करें। राना साहब, मैं जान की अमान पर आके अब आपने अर्ज करना है जो मैं सवाल आपसे करने लगी हूँ। वो कह रहे हैं आसिम मुनीर साहब के पैसा अपना बैरूने मुल्क से लेकर आए ना, यहाँ पर लाकर सरमायाकारी करें, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये कि मुझे समझ नहीं आई, ये अपने ही सियासतदानों को कह रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स को कह रहे थे, या अपने ही हम पेटी वालों को कह रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो ओवरऑल उन्होंने बात की, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोकल कॉल पड़ती है। अगर वो इर्द गिर्द जो हमारे इस टाइम ओहदेदार हैं पाकिस्तान के अहम, सदर, वजीर आजम, चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार इसाक डार, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी अगर कह दिया जाता कि आप पैसे ले आए इधर, आप बरतानिया से चीन लेके जा रहे हैं पैसे, तो पाकिस्तान ले आए, ठीक है ना, तो मामला हल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कराची का रोना ताजिरों ने रोया को पहली दफा रोया है। कराची तो पिछले 4 दहाइयों से, 5 दहाइयों से इसी तरह है। पहले MQM के हाथ में थी और वहां पे पर्ची ऐसे करके आती थी और पर्ची देते थे, आपको पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। पता नहीं वहां क्या क्या कुछ उस दौर में हुआ है। वो तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई लुटेरे आ गए हैं। ऐसे तो दिल्ली नहीं लूटी थी जैसे कराची लूटी, ठीक है ना।
उसके बाद बारी आ गई पीपल्स पार्टी की, ठीक है। आज तक मुझे बताएं उजैर बलोच ने जो जो एतराफात किए थे, क्या हुआ उसका? बरी हुए। अच्छा, जुल्फकार मिर्जा ने जो कहे सर के ऊपर रख के, हाँ जी, सब छोड़े फिजा, ये बताएं कि वहां कराची की एक फैक्ट्री को जुल्फकार राहत चारों तरफ से भत्ते की वजह से बंद करके आग लगा दी गई, 400 से ज्यादा लोग मरे, एक बंदे को भी फांसी हुई नहीं। हर साल हम एहतजाज करते तो हैं, हाँ करते बस, है ना, एक बंदे को सजा हुई। भाई ऐसे जितने मर्जी इजलास कर लें, जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, जब तक आप, ये कोई जेल है जिसमें जो जितना बड़ा लुच्चा है उतना ही बड़ा उच्चा है, ठीक है, जो जितना बड़ा लुटेरा है उसको उतना बड़ा योद्धा दे दो, जो जितना बड़ा क्रिमिनल है उसको उतना बड़ा मुकाम दे दो। ऐसे चलती है रियासतें भाई, ऐसे तो नहीं चलती रियासतें। जो सच की बात करे उसकी जबान काट लो, ठीक है, उसे उठा लो। ये तो इस तरह तो नहीं होता। मैं आर्मी चीफ के उस पे पक्का यकीन रखता हूं कि वो इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, हाँ, और वो उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन असल बात यह है कि अगर काश, जब शहबाज ये कहते हैं ना यकजान दो कालिब, वो उन्हें कह दिया जाए कि भाई पायन तुझे अपनी लड़ाई आप लड़ो, हमें मिला के हमें ना खराब करें, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा तो आप हमारे नाम क्यों बीच में लेते, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है ना, जी, बहुत जरा खुशकी हो गई। अगर इजाजत हो तो अब्दुल्ला अलीम साहब की गजल के 3 शेर में पेश करना चाह रहा हूं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है ना, उसके हवाले से वो कहते हैं, ये गरीब आदमी ये सुन के क्या कह रहा है स्टॉक, कहता कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूं, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या, जब हम ही ना महके फिर साहेब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या। वो करी जाओ, स्टॉक एक्सचेंज आसमान से चली गई। जब मेरे नीचे का बच्चा पेट भर के खाना खाएगा ना, जब मेरे जानने वालों के पास फीस अदा करने के पैसे आ जाएंगे ना, जब बेटियों के जहेज घर के अंदर आ जाएंगे ना, जब लोगों को जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाएगा ना, जब उनकी इज्जत नफ्स बहाल हो जाएगी ना, जब ये फकीरों की तरह टोकरा ऐसे करके उठा के शुरफा बाहर नहीं निकलेंगे, मैं मानूंगा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चलेगी। ऊंज तुसी जिन्नी मर्जी ऊंची ले जाओ, मैनू की फर्क पड़ेगा। आपने बात तो ठीक ही है। यहाँ से जाने के बाद अगर गैस घर में आ रही होगी ना, तो मैं मान जाऊंगी कि वाकई स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ी तरक्की की है। राहत साहब, कौन सी तरक्की है ये, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सुबह को उठो तो लाइट नहीं है, यहाँ से घर जाओ खाने के लिए गैस नहीं है। वैसे हम तरक्कियां कर रहे हैं लेकिन बिल उतने ही आ रहे हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की बिलों में की है। मुस्तकिल मिजाजी, मर्द की एक जबान होती है, बिल होती है इनके, जो मर्जी कर लो। नहीं, ऊपर जाएंगे, हाँ। ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। हाँ। तरक्की पजीर बिल नहीं है, तरक्की याफ्ता ही बिल है। तरक्की याफ्ता बिल है, तरक्की पजीर क्यों नहीं है? अब तो सांस लेना भी आपको पता है बड़ा मुश्किल हो गया। बाकी तो हर चीज पे टैक्स है। नहीं, एयर प्योरीफायर खरीदे, उस पे नहीं था, उस पे भी टैक्स लग गया। एयर प्योरीफायर तो लगाना ही लगाना है आपने। और ओवरऑल स्मोक की जो सिचुएशन है, और उस पे भी एक मौलाना साहब ने कहा कि बाबा जी दा उर्स सी थे, इस वजह तो स्मोक खत्म हुई है। तो मैंने आज एक दोस्त ने कहा कि उर्स तो खत्म हो गया, फिर वापस आ जाएगी। मैं कहता जवाब मेरे को कोई नहीं, उन्होंने पूछो जिन्हें ट्विटर पर लिखा है। देखिए जी, जो जिनका नाम है जी आसिम मुनीर सिपा सलार जी, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि उन्होंने 2 बड़े अदारे हेड किए और अब पूरे पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह हैं जी। DGI भी रहे हैं और DGMI भी रहे हैं। मर्ज का उनको पता है कि पाकिस्तान का माशी करप्शन का मर्ज कहाँ पे है, और सबूत भी उन्होंने अपनी आंखों से देखे होंगे। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को समझाने की जरूरत है, वो सारी चीजें समझते हैं। ऐसे डॉक्टर हैं कि जो मर्ज समझते हैं। अब इलाज रह गया, इलाज भी मेरे ख्याल उन्हीं के पास है जी, बिल्कुल। इलाज कोई सियासतदान नहीं कर सकता। इस मुल्क के जो माशी दहशतगर्द हैं, बिल्कुल ये डॉक्टर आसिम मुनीर साहब से बड़ा उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह करे ऐसे और ही वही इसको ठीक कर सकते हैं, वही कराची का रोक खत्म कर वाले सकते पर भी जाना है, इसको प्लीज। और वही मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के अंदर दूसरी दहशतगर्दी से बड़ी दहशतगर्दी माशी दहशतगर्दी है, तो मैं तो इस प्रोग्राम के साथ यही रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा वन स्टेप आगे भी एक पाकिस्तानी वो इस मामले को जरूर देखें। जैसे IPPs के हवाले से सारी चीजें हुई,
तो ये माशी दहशतगर्दों से इस मुल्क की जान छुड़ा। अब जो दहशतगर्द को जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, है किसी में दम? आलमी अदालत इंसाफ में है दम कि गिरफ्तार करे? नेतन्याहू की मैं बात कर रही हूँ। नेतन्याहू के आदमी आलत इंसाफ ने पहले उन पे फर्द जुर्म आयद की थी, अब उन्होंने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। देखिए जी, वो एक ऐसा बदमाश है जो इंटरनेशनल एक गुंडा है, और जो उसने जुल्म किया है वो सारी दुनिया के सामने है। और फ़लस्तीन को जिस तरह उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया, अमेरिका भी खामोश है। आलमी सतह के ऊपर छोटी छोटी बिल्ली मर जाए ना तो उस पर चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं, और लोग मोमबत्तियां लेके सारी लोग और सारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें निकल आती हैं। वहां पे बच्चों को जिस तरह मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, औरतों को मारा गया, अस्पतालों पे बम्बिंग की गई, वहां पे इवन मेडिकल कैंपों को माफ नहीं किया गया, जो इमदाद लेके जा रहे थे उनको उड़ा दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। ईरान अगर थोड़ी बहुत मदद कर रहा था तो ईरान के साथ क्या किया, हमास के साथ क्या किया, और वहां पे हिजबुल्लाह के साथ। तो ये एक लंबी फरिस्त है। अब यूएनओ भी खामोश है, चलो उन पे तो हमारा गिला कोई नहीं, यूएनओ ने तो ऐसा ही करना था। लेकिन जो उम्मत मुसलमान और ओआईसी, बस ओआईसी बस ओआईसी तक चली गई सी, वो एक मुर्दा घोड़ा है। उसके अंदर जान कब पड़ेगी, कब मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, कब इतने वसाइल होने के बावजूद ये एक फ़लस्तीन के बच्चों की आवाज़ नहीं सुन सकते, तो इसके बाद अफसोस ही किया जा सकता है। 7 अक्टूबर से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि इंजर्ड हैं वहां पर, जिनमें बच्चे और औरतें हैं, और तकरीबन कोई 50,000 के करीब जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं। और अब जाकर नेतन्याहू पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये शायद कोई टीम जाएगी आलमी अदालत इंसाफ की और जाकर नेतन्याहू को अरेस्ट करते हुए ले आएगी, और उनके एक्स जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसको भी ले आएगी पकड़ के। देखो, ये बातें हमारे लिए, बात ये कि अगर उसे पकड़ के भी ले आएगी क्या हो जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, जालिम तो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, अब तो पता है क्या करें, हम तीनों हाथ उठाएं, अल्लाह से कहें कि अल्लाह तू उन लोगों के लिए कुन कह दे। हाँ, तू तो अब्राह के हाथियों को मसल के रख देता है, तू ही अबाबील भेज दे, तू ही कोई ऐसा रास्ता निकाल दे। वो बच्चे आसूदा कह रहा हूं, जले हुए, उनके चेहरों से खून टपक रहा है, वो भागते फिर रहे हैं, और ये मुसलमान हुक्मरान, खुदा की कसम मेरा ये यकीन है कि क़यामत के दिन इन बच्चों की बद्दुआओं से ये आग के अंदर जलेंगे। आज ये अयाशियां कर लें, आज इनके पास खरबों रुपए भी आ सकते हैं, ये बेतहाशा अमीरों वाली जिंदगी भी गुजार सकते हैं, लेकिन ये आर्जी है। इन्हें हिसाब देना पड़ेगा उन लोगों का जो अलमदद कहते हुए मर गए, वो बच्चे, वो माए, वो बहनें। ये कहे गिरफ्तार भी करने का क्या मिल जाएगा इससे यार हमें? ये तो नोहा है उन मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर जिन्होंने बेहिसी की, बेशर्मी की चादर ओढ़ी है कि अदालत, ये वो ऐसी बातें ही हैं बस यार, छोड़े। लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ इस मसले को हाईलाइट करने की कोशिश इस वजह से की है कि बतौर मुसलमान भी हमारी जिम्मेदारी है, और जो जुल्म और सितम वहां पर किए जा रहे हैं, तो ये जो आलमी अदालत इंसाफ और वहां की ह्यूमन राइट्स तंजीमों के जो अलमबरदार है ना, वो होश के नाखुन ने कि वहां पर जो कुछ हो रहा है ये इग्नोर करने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।